बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज हम बात करेंगे दो तीन चीजें हैं जिसके हवाले से आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर है इंटर्म गवर्नमेंट के अफगानिस्तान से, उन्होंने एक 3 रोजा दौरा किया पाकिस्तान का। वहां पे कुछ बातें हुई, मैं खुद उसको कवर कर रहा था, तो कुछ काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में बड़ी पॉजिटिव हुई है। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, वो भी आपके साथ यकीनन शेयर करूंगा इस डिबेट में। इसके साथ साथ हिंदुस्तान खरीद रहा है S-400 सिस्टम, जैसे कि आप लोग पिछले एक दो हफ्ते पहले मैंने उसके ऊपर शो किया था कि रशिया से, और गालिबन उसकी जो डिलीवरी है वो भी शुरू हुई है। उसके साथ चाइना इस रीजन में एक बड़ा अपने आप को सुपर पावर के तौर पे, बल्कि इस रीजन का क्या दुनिया का अपने आप को कहता है, लेकिन उसका क्या इन्फ्लुएंस है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, या हिंदुस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं या उनके बीच में जो क्लेशेस हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और आज मुझे ज्वाइन किया बड़े अच्छे दोस्त मेरे, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया आशीष सिंह साहब ने। आशीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फकार फॉर वंस अगेन इनवाइटिंग, एंड आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते एक बार। बहुत शुक्रिया, नमस्कार टू यू आल्सो। अच्छा जी, आशीष जी, एक तो ये है कि आमिर खान मुत्तकी साहब ने दौरा किया पाकिस्तान का, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि उन्हीं दिनों में NSA कॉन्फ्रेंस भी हिंदुस्तान में हो रही थी, और दोनों का मकसद ये था, पाकिस्तान में भी ये चीज थी कि कुछ लोग आए हुए थे रशिया से और बाकी जगहों से कि अफगानिस्तान के हवाले से कुछ हो जाए, और हिंदुस्तान ने भी 8 मुल्कों को बुला के यही कहा था कि हम वहां पे कुछ मतलब गारंटीज चाहते हैं, कुछ एश्योरेंस चाहते हैं, और ये बाकी दुनिया के भी मेरे ख्याल यही डिमांड्स हैं। कैसा देखते हैं? आमिर खान मुत्तकी से सवाल हुआ, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया हिंदुस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा किसी का मतलब है कि कोई भी, वो बेशक हिंदुस्तान है, ईरान है, या कोई दुनिया का और मुल्क है, पाकिस्तान है, कहते जहां पे मैं बैठा हूं इस वक्त, तो किसी के खिलाफ भी नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की मतलब लोगों को मेरे ख्याल में यकीन नहीं है। शायद पाकिस्तान भी इस डर से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान शायद आगे एक दो कदम आगे है बाकी दुनिया से, या चाइना भी हम देखते हैं आगे है। लेकिन हिंदुस्तान को हमने देखा कि काफी उनका जो रोल था, बड़ा रिजर्व रहे हैं पिछले एक दो महीनों में अफगानिस्तान के हवाले से। यू आर राइट फकार, इंडिया का बहुत ही वेट एंड वॉच, और जिसे हिंदी में कहते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखने वाला सिचुएशन है, और उसी तरह से कदम बढ़ाया जा रहा है। और ये केवल इंडिया नहीं, आपको दिखाई देगा पूरा पैटर्न सा, ऑलमोस्ट सारे मेजर कंट्रीज, उनको ये इस तरह का इफेक्ट दिख रहा होगा आपको, उनके चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो या फिर मिलिट्री हो या फिर NSA लेवल पर हो, इन सभी में बहुत वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है। तो इंडिया की भी वही है। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसलिए हो गई है क्योंकि तालिबान को लेके इंडिया बहुत ही अगेंस्ट रहा है, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड एंड द अदर मेजर कंट्रीज। US पिछले कुछ सालों में ही हल्का सा टिल्ट हुआ था, लेकिन इंडिया ने हमेशा से ही इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीपल ऑफ अफगानिस्तान, उनमें ही इन्वेस्ट किया। दोहा कतर में काफी कुछ इंटरेक्शन शुरू हुए, लेकिन इंडिया उसमें भी ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टिसिपेट किया, कभी भी डायरेक्ट डेलीगेशन लेवल इंटरेक्शंस नहीं किए, वेयर पाकिस्तान हैड एन एज एज फार एज डीलिंग विद तालिबान इज कंसर्न। बट दिस इज, आई बिलीव, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज की सिचुएशन है, तो वो वेट एंड वॉच है। और काफी समय से हमने देखा है, बहुत सारे, आप जैसे फ्रांस देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, इनफैक्ट पाकिस्तान, चाइना और इक्का दुक्का कुछ कंट्रीज छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अभी तक क्लियर स्टैंड पे नहीं आई। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि तालिबान के साथ डील नहीं की जाएगी। मल्टीपल फोरम्स में, मल्टीलैटरल फोरम्स में इस तरह के डिक्लेरेशंस भी हुए, इस तरह की इंटरेक्शंस भी हुए हैं, तो ये बहुत क्लियर है। तो इंडिया कोई अलग सा कंट्री नहीं है कि हम कुछ अलग से अपने आप को सिचुएशन में पा रहे हैं। यस, इंडिया के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर ISI हो या फिर बाकी जो पाक बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं तालिबानियों का, और ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है। और उसको लेकर जाहिर सी बात है कि इंडिया बहुत स्लो बढ़ रहा है, वेट एंड वॉच पोजीशन में।
अच्छा अच्छा, एक चीज ये भी क्या है हिंदुस्तान में, क्या ये वाली चीज भी है मतलब जहन में लोगों के या फिर हुकूमत के या जो पावर में लोग होते हैं, बेशक वहां की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट फोर्सेस के लोग हो, कि हमें कोई इसका असर नजर आ सकते हैं कश्मीर के अंदर, ऐसी कोई चीज है उनके जहन में? क्योंकि बार बार मैं अफगानिस्तान के हवाले से जब मैं गया वहां पे भी मैंने ये बार बार मैंने सुना और बार बार लोग पूछते हैं, ये कोई एक खवातीन की तालीम के हवाले से बहुत पूछा जाता है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा मौका होगा कि तालिबान का कोई लीडर बैठा होगा और उससे ये सवाल ना हो। सेकेंडली, हिंदुस्तान के हवाले से ये वाला जो कंसर्न है कश्मीर के हवाले से, तो क्या लोगों को या मतलब आपकी हुकूमत के लोगों को ये है कि ऐसा हो सकता है कि वहां पे कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, वहां पे जो आप जिनको कहते हैं कि आपके फोर्सेस के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं उनको कोई सपोर्ट हो सकती है अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से? ये वरी तो है फकार, और ये वरी हर एक कंट्री को है। आपने कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का जिक्र किया, इंडिया के लिए वो जिक्र जो आपने कहा उस कॉन्टेक्स्ट में, न्यू दिल्ली की कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही फिट बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे टैकल नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है कि उसको उसको लेकर ही, और दैट इज द ड्राइविंग फैक्टर इन इंडियाज डिसीजन एज फार एज डीलिंग विद तालिबान और अफगानिस्तान इज कंसर्न। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मेजर फैक्टर्स, बट ये वर्ल्ड के लिए भी है। देखिए तालिबान को लेकर, ओसामा बिन लादेन को लेकर, इस तरह के और बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के हेड रहते हैं, उनको लेके तो पूरे वर्ल्ड के ही कंसर्न्स रहते हैं। जरूरी नहीं कि कहीं आपका लैंड बॉर्डर अटैच हो तभी आपको इम्पैक्ट होगा। 9/11 इज द प्राइम एग्जांपल, और ऐसे बहुत सारे यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में अटैक हुए हैं जहां पर अफगानिस्तान और तालिबान का कनेक्शन डायरेक्टली देखने मिला है। तो ये खाली इंडिया का कंसर्न नहीं है। इंडिया का कंसर्न कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू आपने बोला, उसमें जरूर है, ये पूरे वर्ल्ड का कंसर्न है। लेकिन कश्मीर को लेके किस तरह से सिचुएशन को टैकल किया जाए, इसको लेके मिलिट्री और गवर्नमेंट लेवल पे काफी ज्यादा प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ये उस समय पे आया है फकार, जब 370 के बाद में चीजें तेजी से स्पीड अप हो रही थी इम्प्रूवमेंट की तरफ, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत सारी चीजों को लेके कश्मीर पे कश्मीर में चीजें सुधर रही थी। ये इशू थोड़ा सा हो सकता है कि अगर तालिबान टिल्ट किया कश्मीर की तरफ तो थोड़ा सा उस स्पीड को कम कर देगा, बट ऐसा नहीं है कि तालिबान आ गया तो कश्मीर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। मिलिट्री जो अपैरेटस है, देखिए कोई नया मिलिट्री अपैरेटस नहीं है या फिर तालिबान कोई नई चीज नहीं है। इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री ये 75 साल हो गए डील कर रही रहे वेस्टर्न फ्रंट से, जो इंडिया के बॉर्डर से जो टेररिज्म आता है, अलग अलग समय पे अलग अलग उसने अपना नेचर, शेप और फेस बदला है। तो ये भी अगर बदलेगा तो इसको भी टैकल कर लिया जाएगा, और उसको लेके प्रिपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो गई है। ओके, अच्छा अच्छा, एक चीज और है कि अफगानिस्तान को जब अमेरिका ने खाली किया तो यही सुनने में आ रहा है और देखने में भी यही आ रहा है कि चाइना उस स्पेस को शायद फिल कर रहा है। तो क्या हिंदुस्तान के कंसर्न्स है उस हवाले से अफगानिस्तान के? चले ये वाला तो एक कंसर्न आपने या जो मैंने आपसे सवाल किया कश्मीर वाला ये तो है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखते हैं या फिर जिस तरीके से उनका फिर ईरान में इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सकता है क्योंकि एक डायरेक्ट बॉर्डर बन जाता है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, तो क्या हिंदुस्तान इस पे भी नजर रखे हुए है कि नहीं? वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई हमारे लिए कोई खास खतरा नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो तो लगता है कि अमेरिका ये फील करे, तो क्या हिंदुस्तान को भी ये फील हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये जगह फिल हो जाती है, स्पेस फिल हो जाता है चाइना की तरफ से अफगानिस्तान? अगर मैं अगर ये कहूंगा कि नहीं इंडिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नजर नहीं रखे हुए हैं, तो वो गलत होगा। यस, इंडिया का कंसर्न है, इंडिया का बहुत स्ट्रांग और कीन ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि किस तरह से जो पाकिस्तान और चाइना वाला एंगल है वो अफगानिस्तान में प्ले कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि ईरान को लेकर भी ये जो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है, उसका इम्पैक्ट इंडिया के न केवल जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी अपैरेटस, स्ट्रेटेजिक डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में काफी ज्यादा पड़ सकता है। तो इंडिया बहुत उसको स्ट्रांगली और कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, देखिए जब भी किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके सॉल्यूशंस को लेके, वो भी इस तरह के प्रॉब्लम जो कि हम कुछ समय से एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, तो वो सॉल्यूशंस को लेके काम होने शुरू हो जाते हैं और उस काम को लेके शुरू भी हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाहे वो ईरान हो, बहुत ज्यादा चीन की तरफ में टिल्ट दिखाई देगा। देखिए फकार, आप चाहे वो एक
जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अगर आप कंट्रीज की फॉर्मुलेशन की बात करें और या फिर इस तरह के कोलिशन या अलायंसेस की बात करें, ये कई बार चाहे पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, ईरान हो, कई अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग समय पे कोशिश की है इस तरह के इंटरनेशनल अलायंस की और सब काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी। वो मीडिया चैनल्स खोलने की भी बात रही है कि इंटरनेशनल इस तरह के चैनल्स रहेंगे, कुछ क्रिकेट को लेकर भी रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग कंट्रीज करती हैं। आपने देखा है कुछ होता नहीं है उससे। अल्टीमेटली जब कंट्रीज डील कर रही होती है दूसरे कंट्रीज के साथ में, वो अपना बायलैटरल बेनिफिट जरूर देखती है। ईरान वहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया, देखिए, अगर इंडिया ईरान और यूएस दोनों को बैलेंस कर सकता है, अगर इंडिया यूएस को बोल सकता है कि चाहे वो ऑयल का मसला हो या फिर चाबहार पोर्ट का मसला हो, प्लीज डू गिव सम काइंड ऑफ लीवे टू ईरान। सो ईरान भी इन चीजों को ध्यान रखता है। ईरान और इंडिया के रिलेशन बहुत स्ट्रांग और अच्छे रहे हैं, और उसका कोई भी किसी तरह के रिलीजियस इम्पैक्ट डायरेक्ट मुझे और बहुत ज्यादा देखने मिला नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर चाइना कुछ कर रहा होगा तो ईरान कोई इतना कंट्री है, ऐसा छोटा मोटा कंट्री है कि वो हाँ बीजिंग से जो ऑर्डर आया वो फॉलो कर लिया, ऐसा होगा नहीं। There are multiple factors. Iran might go slightly closer to China because of the sanctions by the US government. At the same time, will it go against India? I don't see that happening. So that is the reason bilaterally triangle बना लीजिए या फिर quadrilateral बना लीजिए, इस तरह के सिचुएशंस इंडिया के अगेंस्ट काम नहीं आते हैं। वो बायलैटरल लेवल पर इंडिया को पता है कि किस तरह से उस तरह के जो अलायंसेस होते हैं उनको तोड़ना कैसे है, टू एंश्योर कि इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की यूनिटी नहीं हो। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूंगा। लास्ट रेजिम में मलेशिया में there was an alliance, Pakistan plus Malaysia coming together. There were multiple attempts for Turkey, इस तरह के alliances बन रहे थे। कहाँ गए वो? You see मलेशिया में change of government और completely fine, all is well. So इस तरह की चीजें होती है। Where is Turkey gone now? मैं कोई बहुत 10-20 साल पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी 10 साल पुरानी वाली बातें हैं। कहाँ गई है? ये होता नहीं है। यस, देखिए, जब दो बड़े मेजर इकोनॉमीज आसपास में होना तो राइवलरी कंपटीशन एक्सपेक्टेड है। पर चाइना भी इस तरह का इंडिया इज इज नॉट ताइवान कि आप कुछ कीजिए और हम कुछ नहीं करेंगे। तो चाइना को कर ही रहे। देखिए, उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिला। अपना एनालिसिस है स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल में, पर इंडिया हैज टेकन चाइना हेड ऑन। सो चाइना को उसका सबक समझ में आ गया कि 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये 2021 वाला इंडिया है। और इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, डिप्लोमेसी वाइज बहुत बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज इतना इजी और ऐसे होता तो फिर आ जाते हैं रस्सी से अंदर, नहीं आ पाए ना। सो दैट्स द थिंग, it's not going to be that easy, but at the same time, जैसे मैंने शुरुआत की थी, ये कहो कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता और विदा से, ये गलत होगा। यस, बहुत फर्क पड़ सकता है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस तरह के कुछ मेजर चीजें अभी तक आई नहीं है, पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक। अच्छा, एक तो चाइना के हवाले से बहुत सारे कंसर्न होते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमारा बड़ा, जिसे कहते हैं कि हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती और पतली समंदर से गहरी और शहद से मीठी। लेकिन वो दोस्ती इस वक्त वो कुछ मुझे लगता है कि वो हिमालय वाले पहाड़ भी, वो उसकी जो हाइट थी वो खत्म हो गई है, और जो समंदर की गहराई थी शायद वो भी ऊपर आ गई, और शहद की जो मिठास थी वो गालिबन वो अब नमकीन हो गई है। लगता ऐसे है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही है। मतलब 1 साल से मैं उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी और कुछ मैंने बात भी की, लेकिन वो सारी चीजें सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि नहीं जी, फिर भी पाकिस्तान की कुर्बत शायद जो है वो चाइना के साथ ज्यादा है। लेकिन इस वक्त जिस तरह आज जो बाइडेन और शी जिनपिंग के दरमियान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, दोनों के दरमियान 1-on-1 मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो क्या कैसा देख रहा है हिंदुस्तान इस चीज को, स्पेशली क्योंकि अगर इस रीजन में हम अभी इस वक्त अगर देख रहे हैं तो शायद अमेरिका का सबसे जो क्लोज रिलेशन है दैट इज इन विद इंडिया।
तो क्योंकि चाइना और अगर अमेरिका के दरमियान में कुछ चीज होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया इसको अच्छा कहेगा, क्योंकि अगर इंडिया के किसी और के साथ होती, किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या लोगों को अच्छा लगता हो तो कहते नहीं यार ये तो हमारे साथ इसकी थी, जिस तरह आजकल सऊदी अरेबिया के साथ हिंदुस्तान की है, हमारे साथ थी, आप लोगों के साथ इस वक्त है, दुबई की हमारे साथ थी, इस वक्त आप लोगों की है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है वहां पे ओआईसी में हम देख रहे हैं कि वो चीज नहीं उठ रही। और पिछले हफ्ते जो एक यूसुफ अदोबे साहब आए हुए थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हालांकि बहुत उन्होंने कोशिश की शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि वो कश्मीर के ऊपर कोई ऐसे अल्फाज बोल ले कि वहां पे ऐसा हो रहा है, लेकिन वो हमने नहीं सुना। तो ये इन्फ्लुएंस है या उनके साथ ट्रेडिंग है इतनी कि वो सऊदी अरेबिया नहीं कोई बात कर। पाकिस्तान ने इंतहाई कोशिश की पिछले 1-1.5 सालों में, लेकिन उन्होंने एक सिंगल लाइन की स्टेटमेंट कश्मीर के ऊपर एटलीस्ट नहीं दी। उन्होंने शायद हमें 2 दफा पैसे भी दिए, वापस भी ले लिए, लेकिन ये वाली चीज वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान को नाराज नहीं करना चाहते। तो क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है हिंदुस्तान की नाराजगी या इस चीज के ऊपर, या कोई ऐसा नहीं है, बस जस्ट एक एज यूजुअल जो मतलब रूटीन की एक मीटिंग है वो दोनों के प्रेसिडेंट के दरमियान हो रही है? आप ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली शी जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं? या एग्जैक्टली और उसमें इंडिया का जो रोल है, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना यूएस का इस रीजन में। देखो फरकात, मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ना एक बहुत ही, और इट्स नथिंग टू डू विद दिस गवर्नमेंट, यू नो, मोदी गवर्नमेंट या फिर मनमोहन सिंह वाली गवर्नमेंट या नेहरू वाली गवर्नमेंट और अटल बिहारी वाली वाजपेयी गवर्नमेंट की बात नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री, as a policy follows the non-aligned policy, you know, हम ना ही मॉस्को टेबल पे बहुत ज्यादा जाते हैं, ना ही यूएस टेबल, है ना। सो वो हमारे लिए कभी कभार इश्यूज क्रिएट करता है, बट द सेम टाइम बाय एंड लार्ज इट हेल्प्स, यू नो। आई डोंट थिंक न्यू दिल्ली में किसी तरह का इशू होगा, या फिर हमें बल्कि खुशी होगी अगर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में दोस्ती हो जाए तो, क्योंकि बीजिंग को ऐसा लगता है कि इंडिया वॉशिंगटन से ज्यादा दोस्ती कर रहा है, ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रहा है, ज्यादा यूएस के वेपन्स खरीद रहा है, इसीलिए चाइना को दिस इज समथिंग, बीजिंग से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आए हैं, यू नो, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी विद यूएस। तो अगर वो उनकी प्रॉक्सिमिटी खुद ही हो जाएगी तो फिर हमें किस मुंह से बोलेंगे, फिर हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई बहुत हम रोल, मुझे लगता है कि एक्टिवली बहुत ज्यादा रोल भी प्ले कर रहे हैं, यू नो। We are talking about 2 developed countries, you know, and 2, I would say one of the P5 में से जो 2 कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम उस स्टेज पे अभी नहीं आए हैं, लेकिन यूएस और बीजिंग वाली चीजें ये भी नई नहीं है, ये बायलैटरल लेवल पे कई बार होती है। और आपने अभी यूएस शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बात की, पुतिन और जो बाइडेन और यूएस प्रेसिडेंट्स के बीच में कई बार बायलैटरल्स और इंटरेक्शंस होते हैं। सो वहां पर भी इंडिया रशिया के साथ में भी रिलेशन मेंटेन रखता है और वॉशिंगटन के साथ में भी रखता है। देखिए अभी S-400 आ रहा है, तो रशियन दिस थिंग, यूएस ने हमें थ्रेटन भी किया था कि हम सैंक्शंस कर देंगे, तो अब हमने क्या दिया कि ठीक है कर लीजिए, हम तो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अच्छी चीज पे मैं आ रहा हूँ कि अभी मतलब वो मिसाइल के ऊपर, क्योंकि जिस वक्त विंडी साहिबा आई हुई थी, उन्होंने न्यू दिल्ली विजिट किया, उसके बाद इस्लामाबाद आई, तो विंडी शर्मन, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि वो मतलब उन्होंने इशारों में हिंदुस्तान को कहा है कि आप ये S-400 जो है ये रशिया से ना ले, लेकिन अभी उसकी सप्लाई भी गालिबन शुरू हो रही है। तो वो तो एक चीज है, क्योंकि अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगता ना कि इतना बड़ा 5 अरब या 6 अरब डॉलर का एक सिस्टम है और बाकी चीजें भी हिंदुस्तान उनसे लेता है, तो मार्केट तो बड़ी है हिंदुस्तान की, तो अमेरिका को तो मैंने नहीं ख्याल की ये अच्छी लगती है कि हमारी मार्केट कोई और ले ले हमसे। ये देखिए, ये जो जब आप डिफेंस इकोनॉमी की बात करेंगे ना फकार, तो ये होता है और इस तरह के बैलेंसिंग चीजें करनी होती हैं। आप S-400 की बात कर रहे हैं तो अमेरिकन नाराज हो जा रहे हैं। जब हम अपाचे, चुनूक और MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स लेते हैं तो फिर क्या रशिया नाराज हो जाए? तो नहीं है। वो ये सब चीजें चलती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक किसी दुकान से लो तो दूसरे दुकान वाले को लगता है कि यू नो आप मेरे लॉयल ग्राहक नहीं हो। इंडिया इज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट डोमेन। जिस तरह से हम LCA तेजस अब फ्लाई कर रहा है, हमारा मेड इन इंडिया, लकीली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई द फर्स्ट मेड इन इंडिया फाइटर जेट जिस 7-8 महीने पहले लास्ट एरो इंडिया में बेंगलुरु में। तो वहां पर मुझे देख के लगा, मैंने खुद ने फ्लाई किया है, आई हैव फ्लोन रफाल सिमुलेशन तेजस मैंने फ्लाई किया,
और बहुत सारी चीजें वो किया। तो मुझे दिखता है कि इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स बना रहा है, मेक इन इंडिया, द सेल्फ रिलायंट इंडिया। जब ये थोड़ा, और इंडिया की आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखिए कितनी रैपिडली बढ़ रही है, ये थोड़ा एक लेवल के आगे पहुंच जाएगा ना फकार, तो मॉस्को भी नाराज होगा और वॉशिंगटन भी, क्योंकि आप दोनों से सामान नहीं लेंगे, है ना, या फिर कम नहीं। सही, ये होता है और मुझे लगता है कि इससे कुछ खास फर्क पड़ता है। एट द सेम टाइम क्विकली एक बात कहना चाहूंगा, देखिए S-400 को लेके जो यूएस से कहा गया कि मत लीजिए, सैंक्शंस हो जाएंगे, ये वो, अब वेवर को लेके डिस्कशन चल रहा है न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में कि उसको लेके वेवर मिलना चाहिए। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है कि हम बोल सकें कि हम लेंगे, डिलीवरी भी होगी, हम पेमेंट भी करेंगे रशिया को, और आप उस पर छूट भी देंगे, आप सैंक्शंस नहीं कर सकते। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ केवल और केवल पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है, बहुत सारी फ्रंट्स में। एज आई सेड, देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो यूएस को भी रिकॉग्नाइज करना होगा। ये जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पेंटागन में भी समझना होगा। पेंटागन में लोग नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है, हम भी बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिकन F-16, जिसमें जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को दिया गया था, उसमें क्लियरली कहा गया था कि वो एंटी एक्टिविटीज के लिए होगा। वो यूज हुआ ना अभिनंदन के खिलाफ। अभिनंदन टेरर एक्टिविटीज में तो नहीं गया था ना, इट वाज अ क्लैश बिटवीन टू, डॉग फाइट बिटवीन द टू एयर फोर्सेस एंड द टू फाइटर जेट्स। इट वाज यूटिलाइज। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका कुछ करना चाहिए पाकिस्तान पे, नहीं किया उन्होंने। तो जरूरी नहीं कि अमेरिका जो बोले इंडिया वैसा करे, और इंडिया जो बोले वैसा अमेरिका करे। ओके, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ओआईसी के हवाले से आशीष, क्योंकि मार्च में एक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होनी है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है ओआईसी के इस्लामाबाद में। वहां पे अब पाकिस्तान की शायद ये एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है कि उसमें कोई इस किस्म की स्टेटमेंट इशू की करवाई जाएगी। एक उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने विजिट किया और एक रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं। ओआईसी के जो स्पेशल एनवॉय अभी आए थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल रिपोर्ट बना रहे हैं। तो ऐसा कोई नजर आपको आता है कि ओआईसी कोई स्टेटमेंट दे सके? क्योंकि पाकिस्तान का मेन इस वक्त जो फोकस होता है ओआईसी से ज्यादा एक तो यह कि सऊदी अरेबिया यूएई से हम कोई मतलब कैश में $2-3 अरब उठा ले और उसके बाद वो कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दे। तो मतलब ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में ओआईसी के फोरम से? यार देखो फकर, ये ओआईसी ने तो स्टेटमेंट को पहली बार थोड़ी दिया है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर दे भी दे तो पहली बार थोड़ी होगा। दिया है पहले भी ओआईसी ने कई बार। मुझे तो रिसेंटली याद है कि एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रहा है, पर अभी रिसेंटली ओआईसी का स्टेटमेंट आया था कश्मीर पे। और इट मैटर, इंडिया ने रिफ्यूट भी किया था उसको ऑफिशियली। इंडिया रिजेक्टेड ओआईसी स्टेटमेंट ऑन कश्मीर। सो कर ले, स्टेटमेंट दे दे, क्या हो जाएगा? हाउ डज इट मैटर? Is as simple as this, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट दे दे। अभी पाकिस्तान रोज स्टेटमेंट दे रहा है, हर हफ्ते दे रहा है, ओआईसी साल में एक बार दे देगा, दे दे। We are bothered about what is happening on ground in Kashmir. We are bothered about how the socio-economic structure is improving in Kashmir. That's what we are bothered about. कोई ये फलनवा कुछ बोल दे, ढिमका कुछ बोल दे, ये वो, तो इंडिया को जो एलिफेंट कहा जाता है ना, तो एलिफेंट अपनी चाल चलता है और बाकी जो करना है लेट्स सी। क्योंकि कुरैशी साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में, तो वो कह रहे थे कि देखें, किसी ने उससे सवाल किया कि आप कैसा देखते हैं कश्मीर, ये वो, तो मतलब उसने कहा कोई चेंज आपको नजर आ रहा है? तो उनका जवाब ये था, कहते हैं हाँ, कहते जो तब्दीली मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे। वो जर्नलिस्ट को कहते हैं, और ओआईसी वाले नुमाइंदे भी बैठे हुए थे। तो उसने कहा सर कौन सी तब्दीली ऐसी है जो आपको नजर आ रही है? उसने कहा देखें, एक तो हमने देखा कि क्रिकेट के ऊपर जो वहां पे जश्न मनाया गया, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ठीक है, यकीन करें, ये मतलब मैं बिलीव नहीं कि मेरे पास वो पॉइंट्स अभी भी मेरे उस पे नोटपैड पे मैं नोट कर रहा था मैं कि यार फॉर गॉड सेक यार, कि आप मतलब उसको एक जिसे कहते हैं उसने वगैरह जर्नलिस्ट को लाइव कॉन्फ्रेंस, दुनिया का मीडिया बैठा और वो कह रहा है कि यार ये तब्दीली है वहां पर। मैं जो तब्दीली आप इस्लामाबाद पाकिस्तान में लेकर है, उसी तरह की तब्दीली आपको कश्मीर में भी नजर आती है। मतलब लेकिन खैर एनीवे, ऑन अ लाइटर नोट ये मैं बात कर रहा था, कुरैशी साहब ने सीरियस नोट पे की थी ये बात। या आपके जरिए में जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनके कहना चाहूँगा, जी,
how often do you see India raising Kashmir or POK to be specific? India नहीं रेज करता. इंडिया स्टिक्स टू द पॉइंट कि ये बॉस शिमला एग्रीमेंट हो, उसके बाद में भी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, आईसीजे में भी इसका जिक्र हुआ था कुलभूषण जाधव केस में, बस ये बायलैटरल इश्यूज है. इंडिया नहीं, इंडिया को आपने देखा यूएन में कभी कश्मीर रेज करते हुए, पीओके को वापस मांगते हुए नहीं किया. इंडिया को कभी आपने देखा होगा बायलैटरल, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के किसी भी ट्रायलैटरल फोरम में भी इंडिया पीओके का जिक्र नहीं करता है. अब आपको और आपके आवाम को समझना होगा फकार कि मूव ऑन, गो अहेड, आप उससे आगे बढ़िए. ये जो के रैंट चल रहा है ना, उससे ज्यादा इश्यूज है जो हम श्योर आपकी मीडिया, आपके पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार तो है कि उन्हें समझ में आए कि भाई साहब हमसे पेट्रोल और दूध के दाम की बात करो, हमसे एफएटीएफ की बात करो कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हमें वो बात करो. का क्रिकेट और इन सब चीजों पे आप लगे हुए हो. मतलब I'm not saying that's not a factor, but you know, a foreign minister saying कि यहाँ 4 पटाखे फूट गए यहाँ नोएडा में और इंडिया में, तो तब्दीली आ गई. Exactly. तो मैं मतलब कह रहा हूँ ना कि इस तरह जी वो क्योंकि हमें तब्दीली कह तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया पिछले तकरीबन 3.5 सालों में, 3.5 सालों में लोगों की चीजें निकाल. मुझे बताइए आपकी कितनी पॉपुलेशन कश्मीर के इशू को लेकर डायरेक्टली कनेक्टेड फील करती होगी. I'm not talking about the political level. आप सोशल लेवल पे आप करा लीजिए. आशीष बिल्कुल मैं एग्जैक्टली मैं आपसे एग्री कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि लोगों के मसाइल बाकी इतने बढ़ गए. यकीन करें कि हकीकत बात है कि एक सियासी मसले के तौर पे तुलिया जाता है और पाकिस्तान कहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन इंटरनल भी हमारे बहुत सारे मसाइल है जिसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं किया जाता और उसको ना हैंडल प्रॉपर तरीके से किया जाता है. यही आए बाएं शाही की जाती है, जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि यही इस तरीके से मतलब मुल्क को आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है. थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ. किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं. टेक केयर. थैंक्स.